हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा पार्ट था रासायनिक अभिक्रियाएं वाला, उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज इस चैप्टर को हम पूरा यानी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों अब से पहले हमने पढ़ चुके थे, हम यानी यहाँ तक पढ़ चुके थे असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। दोस्तों ये दोनों टॉपिक हम कर चुके थे। और दोस्तों अब हमारा अभिक्रियाओं का प्रकार, दोस्तों हम अभिक्रियाओं के प्रकार में देखेंगे। तो सबसे पहली दोस्तों जो हमारी अभिक्रिया है वो है हमारी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया के बारे में दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया पहले देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी क्या? तो दोस्तों दो हो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है संयोजन अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसे समझेंगे यहाँ उदाहरण में। दोस्तों जैसे देखिए आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जैसे हम जानते हैं कि अभिकारक मैंने आपको पढ़ा दिया क्या हुआ है। जैसे दोस्तों हमारे Mg, जैसे हम पढ़ चुके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप बताइए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। और दोस्तों जो हमें मिलेगा उसमें क्या मिलेगा? हमें उत्पाद मिलेगा। इसे बैलेंस करेंगे दोस्तों तो यहाँ हमारे मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम 1 है। और बात करें दोस्तों ऑक्सीजन की, तो दोस्तों ऑक्सीजन के अणु हमारे पास 2 हैं, लेकिन यहाँ कितना है? हमारा मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो हमारी बैलेंस नहीं। तो बैलेंस करेंगे तो दोस्तों बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 मैग्नीशियम हो गया। यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है तो यहाँ भी मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना ये इसके सामने वाले काउंट होते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन भी 2 होंगे। तो बताओ दोस्तों, हमने अभिक्रियाओं को बैलेंस करना पिछले वाले पार्ट में सीख लिया था। तो दोस्तों देखिए जब भी 2 या 2 से अधिक, जैसे डेफिनेशन की बात करें, जब भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी जब भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभी देखो एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक है तो 2 अभिकारक होगी नहीं होगी। जब भी 2 अभिकारक मिलेंगे तो एक नए उत्पाद का निर्माण होगा और उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखते हैं, यानी एक दो उदाहरण और देख लें। जैसे हम इसका ले लें दोस्तों, जैसे और उदाहरण लेंगे, जैसे H2 और O2। दोस्तों H2 और O2 से हमारा बनता है H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं हम जल, यानी H2O का निर्माण होता है। अब दोस्तों इसे बैलेंस करने की बारी है। देखो अभिकारक एक, अभिकारक 2 अभिकारक मिलकर और एक नया उत्पाद मिलकर नहीं मिलकर, डेफिनेशन भी सेम टू सेम है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसी तरह से है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो एक नया उत्पाद बनाना चल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक जल का, यानी जल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों बस इसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितने? 2, हाइड्रोजन 2। दोस्तों हाइड्रोजन 2 बैलेंस हमारे पास। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ मुझे ऑक्सीजन के लिए 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन लेकिन 2 दूनी 4, तो दोस्तों यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो हमारी बैलेंस होगी। जैसे दोस्तों एक दो उदाहरण और देख लें। जैसे हम ले लें दोस्तों, एक उदाहरण बहुत फेमस है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोग से हमारा बनती है अमोनिया, जिसे बोलते हैं हम NH3। तो दोस्तों देखेंगे कि ये देखो एक अभिकारक, 2 अभिकारक मिले, एक नए उत्पाद का निर्माण हो गया। 2 अभिकारक मिले, एक नए उत्पाद का निर्माण हो गया, बस उसे ही संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ 1 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ कितने? 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने? 3। और दोस्तों ये इसमें गुना होगी, इसकी 3 दूनी 6, यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, हम यहाँ इसमें 3 लगा देंगे। तो दोस्तों ये भी बैलेंस होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया जब भी 2 या 2 से अधिक, चाहे तो 2 हो या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एक अभिक्रिया का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों अब देखते हैं इसी तरह से उसमें हमारा एक है वियोजन अभिक्रिया।
कौन सी दोस्तों? जिस तरह से हमारी संयोजन अभिक्रिया है उसी तरह से हमारी वियोजन अभिक्रिया भी है। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या कह रहा दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया में कह रहा है नंबर दो नंबर की अभिक्रिया हमारी वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, यानी वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। अब दोस्तों अब मेन बात समझने वाली है। मेन बात समझने वाली क्या है दोस्तों? जब से हम पढ़ रहे थे कि एक अभिकारक मिलेगा, हमने यहाँ पढ़ा दोस्तों दो या दो से अधिक अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण हो गया। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी एक अभिकारक होगा और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, अब तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी दोस्तों सेम टू सेम अब है नहीं, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा कैसे? देखो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, अब क्या करेंगे? अब एक अभिकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे डेफिनेशन के अनुसार आपको डेफिनेशन में देख रहा होगा दोस्तों, इसमें बताया है कि वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऊष्मा के द्वारा, विद्युत द्वारा और प्रकाशीय द्वारा है। दोस्तों आपसे कभी भी पूछने लगे कि विद्युत वियोजन क्या प्रकार से होता है, तो आपको ध्यान रखना कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होगी, ऊष्मा द्वारा, विद्युत वियोजन द्वारा या प्रकाशीय द्वारा। ऊष्मा द्वारा, विद्युत वियोजन द्वारा और प्रकाश द्वारा। आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि विद्युत वियोजन 3 प्रकार से होता है, ऊष्मा द्वारा, विद्युत द्वारा और प्रकाश के द्वारा। अब दोस्तों देखेंगे कैसे। नंबर 1 है ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा के द्वारा पढ़ेंगे। पहला जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? देखो इसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है, इसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है। तो दोस्तों ऊष्मीय वियोजन पढ़ेंगे। ऊष्मीय वियोजन क्या है दोस्तों? ऊष्मीय वियोजन पढ़ेंगे कि ऊष्मीय वियोजन क्या है दोस्तों। जैसे हम दोस्तों लेंगे इसमें, जैसे आप ले लीजिए CaCO3 दोस्तों। CaCO3 का ध्यान रखना। CaCO3 क्या होता है? इसे बोलते हैं दोस्तों चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर पे दोस्तों अभिक्रिया कराई जाएगी, नहीं इससे ऊष्मा दी जाएगी। जैसे इसे ऊष्मा देंगे तो दोस्तों 2 चीज़ों में टूटेगा। किस में? एक तो CaO और दोस्तों कौन सा? CO2। CO क्या रहेगा दोस्तों? CO रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका दूसरा नाम है बिना बुझा चूना, और इसे बोलेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों चूना पत्थर और यानी चूने पत्थर पर जब भी, यानी CaCO3 पर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर जब भी हम ऊष्मा देते हैं तो वे 2 उत्पाद में टूट जाता है। 2 उत्पाद आपके सामने हैं। वे कौन कौन से उत्पाद है दोस्तों? मैंने दोनों उत्पाद आपके सामने रख दिए। तो दोस्तों ये कौन सा वियोजन होता है? ये होता है हमारा विद्युत वियोजन। क्या? विद्युत वियोजन दोस्तों। इसी तरह से एक विद्युत वियोजन का उसमें वियोजन एक और देखेंगे, जैसे PbNO3 की होल्ट वाइज। दोस्तों इसे होल्ट वाइज का करेंगे, इसे ऊष्मा देंगे तो दोस्तों ये भी 2 उसमें टूटेगी। किस में टूट जाएगा? एक तो दोस्तों हमारा टूट जाएगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस दोस्तों NO, दोस्तों टूटेगा NO2 और प्लस O2 में टूट जाएगा। दोस्तों बस इसे बैलेंस करना। अब देखो हमारे पास Pb कितने? Pb है हमारे पास 1, N कितने? N है 2। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन दोस्तों 3 दूनी 6। अब इधर देखेंगे, इधर हमारे पास Pb कितना है? Pb भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन 1 है। हमारे पास ऑक्सीजन कितने दोस्तों? इधर ऑक्सीजन हमारे पास 1 और 2 3, 3 और 2 5। ऑक्सीजन हमारे पास है 5। और दोस्तों अगर हम बात करें N की, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन है हमारे पास 1। तो दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ बैलेंस करनी, तो सबसे पहले हम Pb बैलेंस करेंगे। हमारे पास कितना Pb? 1 हमारा Pb बैलेंस है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ भी नाइट्रोजन हमारे पास, सॉरी यहाँ नाइट्रोजन है 1। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ नाइट्रोजन है 2। यहाँ कितना नाइट्रोजन? 1। तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, नाइट्रोजन 2 लगा देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं दोस्तों ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है यहाँ ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 हो गए दोस्तों। तो ऑक्सीजन को फिर बैलेंस करेंगे हम।
तो दोस्तों यहाँ बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोस्तों हम यहाँ इसमें दोस्तों पहले तो यहाँ 4 बनाइए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पी पर 2 लगा दिए, क्योंकि पी 2 हो जाएंगे, और यहाँ भी पी पर 2 लगा दीजिए। अब दोस्तों एक बार देखिए बैलेंस हुई नहीं हुई। देखो पी 2 और ऑक्सीजन पी दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं नाइट्रोजन है हमारे पास है 2 है दोस्तों, नाइट्रोजन 2 है, 2 की गुना करनी पड़ेगी, तो नाइट्रोजन 4 हो गए होंगे हमारे पास, तो नाइट्रोजन 4 के 4। ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी ऑक्सीजन 12 है हमारे पास, तो 2 ऑक्सीजन तो हमारे यहाँ से ही आ गए, और 2 चौक 8, 2 चौक 8 दोस्तों यहाँ से हो गए 8, और दोस्तों 4 की जरूरत है तो यहाँ भी लगा देंगे, 2 दूनी 4, 8 चौक, यानी 8 4 12 हमारे नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा वियोजन था, ये हमारा ऊष्मा द्वारा। अब दोस्तों देखते हैं विद्युत द्वारा वियोजन, किसके द्वारा। दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो वियोजन होता है हमारे 3 प्रकार से होता है, एक तो ऊष्मा द्वारा, एक होता है विद्युत वियोजन द्वारा, यानी विद्युत के द्वारा। विद्युत का मतलब यानी जब भी हम उदेंगे बिजली, उसके द्वारा वियोजन होगा। तो इसमें यह वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है, यानी विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे यह वाला वियोजन हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे विद्युत वियोजन कैसे होता है। जैसे दोस्तों हमारा है H2O, हम सभी भली बात ही जानते हैं कि H2O हमारा क्या हुआ, H2O हमारा अचल। तो दोस्तों जैसे इसे तोड़ेंगे तो इसे 2 में टूटेगा, H2 में और O2 में, यानी इस पर क्या गई, इसमें हमने विद्युत धारा आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, विद्युत धारा हम बिजली को कहते हैं। जैसे हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, 2 में टूट गया। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ 2 दूनी 4 ऐसा कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ऑक्सीजन ही बैलेंस हो जाएगा, यानी विद्युत वियोजन की अभिक्रिया में हम यानी जल वाली अभिक्रिया को लिखा सकते हैं। किसकी, जल वाली अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा एक तीसरा, दोस्तों पहले इनके नाम लिख लीजिए, यानी H2O किसे बोल रहे हैं, H2O को आपको ध्यान होना चाहिए कि H2O बोलते हैं जल को। हाइड्रोजन H को क्या बोलते हैं, हम खाली बोलते हैं H को हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन। O2 क्या बोलते हैं, O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। O2 क्या बोलते हैं, O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। तो दोस्तों ध्यान रखना, H2O जल, H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन होता है। अब दोस्तों देखते हैं हमारा तीसरा प्रकार है, यानी जो हमने यहाँ देखो, एक तो ऊष्मा द्वारा वियोजन था, एक विद्युत वियोजन था, और एक प्रकाश के द्वारा वियोजन था। दोस्तों प्रकाश के द्वारा विद्युत वियोजन कैसे होता है इसे देखेंगे अगले पेज पर। अब दोस्तों ध्यान रखना है, प्रकाशीय वियोजन है तीसरा, तो इसके बारे में लिख लेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। तो ध्यान रखना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ करेंगे इस वाले वियोजन को, जैसे हमने लिया, हमारे पास है AgCl। दोस्तों AgCl हमारा एक अभिकारक है, और देखो इस पर हमने सूर्य का प्रकाश डाला, सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पे डलेगा तो हमारे 2 उत्पाद में टूट जाएगा। कौन कौन से में, एक तो दोस्तों Ag+Cl2 में टूट जाएगा, Ag+Cl2 में टूट जाएगा। दोस्तों जो Ag का नाम है, AgCl का नाम है, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर, क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, Ag को बोलते हैं खाली सिल्वर, और सेल को क्या बोलेंगे, फिर सेल को क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल को क्लोराइड बोलेंगे। तो Ag सिल्वर क्लोराइड, Ag का मतलब है, AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, Ag का मतलब सिल्वर और Cl का मतलब क्लोराइड है। देखो जैसे हमने AgCl पर सूर्य का प्रकाश डाला तो वो Ag और Cl2 में टूट गया। दोस्तों इसे बैलेंस करेंगे, Ag यहाँ 1 है, यहाँ Ag 2 है, यहाँ Cl 1 है तो यहाँ Cl 2। आप कहेंगे कि भैया यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 नहीं लग सकता, हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इसके यहाँ हम छेड़खानी, सूत्र में हम छेड़खानी नहीं कर सकते। हम 2 Ag यहाँ होंगे, अब यहाँ Ag 1 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो Ag भी 2, Cl भी 2, Cl भी 2, यहाँ बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों एक और उदाहरण लेंगे इसका, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम AgBr। क्या, AgBr पे दोस्तों हम सूर्य का प्रकाश डालेंगे, सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश डलेगा तो ये हमारा Ag+Br2 में टूटेगा। तो दोस्तों उसी तरह से बैलेंस करना है, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है, इसका नाम है सिल्वर, इसे कहते हैं दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड, और इसे बोलते हैं खाली सिल्वर, और इधर बोलते हैं ब्रोमाइड। बैलेंस करेंगे दोस्तों, यहाँ Ag 1 है, यहाँ Ag 1 है, यहाँ Br 2 है, यहाँ Br 1 है, तो हम 2 Br यहाँ लगा देंगे, तो और 2 Br 2 यहाँ लगा देंगे, तो Ag 2 Br 2 बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको
उसमें वियोजन भी समझ में आ गया होगा। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आप देखते हैं दोस्तों, हमारी देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों हमारे पास होगी, हाँ आपको कुछ चीज़ नोट करके लिखनी पड़ेगी। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों आप कहीं भी नोट कर सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों आप इसे जरूर नोट कर लेना। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन का मतलब जो हमने पहली जोड़ने वाली अभिक्रिया पढ़ी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, और वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। आप ये दोनों पॉइंट नोट कर ले। अब बात करते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी? विस्थापन अभिक्रिया की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ या कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे इस यहाँ हेडिंग डाला दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। आपका दोस्तों पेन यूज कर लें, बदल लें, विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा, क्या पढ़ा? जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिया है CuSO4 प्लस हमने लिया जिंक। CuSO4 को बोलते हैं दोस्तों हम कॉपर सल्फेट और Zn को बोलते हैं जिंक। जब भी कॉपर सल्फेट और जिंक को लेंगे तो दोस्तों क्या होता है, जो कॉपर है ना वो जिंक से कम क्रियाशील है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ताकतवर होता है वो तो दूसरे को यानी उसके स्थान से उसे निकाल कर भगा देगा। तो क्या होगा, जिंक कॉपर को उसके स्थान से निकाल देगा। तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा ZnSO4 और प्लस का दोस्तों कॉपर हो जाएगा हमारा अलग। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा हमारा अलग। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा कॉपर क्या हो जाएगा? अलग। तो आपको ये आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी कोई तत्व यानी उसके तत्व को उसमें से निकाल के फेंक दे तो उसे कौन सी संयोजन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यही हमने यहाँ लिख रखा। क्या लिख रखा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, दोनों ये बात एक ही है। चाहे तो विस्थापित करे या अलग करे, दोनों बात एक ही है। दोस्तों जैसे हमने एक और पढ़ेंगे, जैसे दोस्तों अगर हम आखिरी बार CuFeSO4 लेंगे दोस्तों, CuSO4 लेंगे और किससे इसकी अभिक्रिया यानी F के साथ कराएंगे तो क्या होगा, Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को उसकी जगह से निकाल देगा। तो क्या होगा, FeSO4 प्लस का कॉपर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कॉपर, या इसे हम बोल सकते हैं इसे हम आयरन भी बोल सकते हैं। मैंने पहले दिन आपको तत्व पढ़ाए थे, आयरन सल्फेट भी हम इसे कह सकते हैं। तो आपके जो जीमा है दोस्तों, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कुछ भी कह दो। तो दोस्तों बस विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखना, एक तत्व का उसके तत्व से यानी एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वाली अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, और दोस्तों इसके बाद एक और अभिक्रिया है जिसका हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, से बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों अब आप हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे अभी, यानी वो आगे आएगी जब पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या रहा है, हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आपके सिलेबस की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आपके सिलेबस की बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी अगर कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है,
तो ऐसी अभिक्रियाएं ऑक्सीजन अभिक्रियाएं कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ ऑक्सीकरण होता है। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा आगे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीजन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसके साथ में हमें एक अभिक्रिया और पढ़नी, अपचयन अभिक्रिया। क्या अपचयन अभिक्रिया? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी भी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, और जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे अपचयन कहेंगे। दोस्तों जैसे हमारे कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम एक सबसे फेमस उदाहरण जब से हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, जब से ही कर रहे हैं, जैसे हमारा था एक उदाहरण दोस्तों, Mg+O2 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? क्या बनेगा दोस्तों? हमारा MgO बनेगा। ऐसे बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा देंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से Mg में ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जुड़ा, आप लोग बताइए भाई, Mg में ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जुड़ा? आप कहेंगे हाँ भैया जुड़ा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ Mg था खाली, MgO हो गया, यानी ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो बताओ यहाँ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या होगा? यहाँ ऑक्सीकरण हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? दोस्तों बस मुझे आपने बताइए कि ऑक्सीकरण हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? यानी जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ऑक्सीकरण कहलाएंगे, और जब भी ऑक्सीजन की कमी कैसे दोस्तों? यहाँ तो हमारे ऑक्सीजन 2 थे लेकिन यहाँ तो हमारा ऑक्सीजन 1 ही बचा, यानी दोस्तों यहाँ तो हमारे ऑक्सीजन 2 थे लेकिन यहाँ हमारा ऑक्सीजन कितना बचा? 1। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? यहाँ हमारा होगा अपचयन। क्या? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। आप एक बार इसकी डेफिनेशन और देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीजन यानी जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यही हमने करा है भाई, अगर इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो ये बताइए कि आप ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं हुई? यहाँ O2 था खाली, यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो बताओ ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं हुई? तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कहेंगे दोस्तों। अब जैसे ही हम देखते हैं, हमारा S है और O2, S का मतलब सल्फर और O2 का मतलब ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा दोस्तों SO2 मतलब ऐसे बोलते हैं, इसका नाम है हमारा सल्फर, इसका मतलब है ऑक्सीजन, और हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब बताइए कि यहाँ गए हम, तो न बताओ S पहले था, S था, इसके साथ O2 भी आ गया, तो बताओ ऑक्सीजन में वृद्धि हुई नहीं हुई? भाई ऑक्सीजन में तो वृद्धि हुई ना, तो जब भी ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर भाई ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो ऑक्सीकरण कहेंगे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन में कमी होगी उसे क्या बोलेंगे? यहाँ बताओ दोस्तों, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ इधर की साइड आ गए, इसमें कुछ भी ना जुड़ा, तो यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ होगा हमारा अपचयन। क्या होगा? अपचयन। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन में आप कंफ्यूज मत होना। जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ऑक्सीकरण, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी अपचयन। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जब भी ऑक्सीजन में वृद्धि होगी ऑक्सीकरण, और जब भी ऑक्सीजन में कमी होगी क्या कहलाएगा? हमारा अपचयन कहलाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। जैसे दोस्तों एक अभिक्रिया और करते हैं, जैसे ZNO+C, तो क्या बनेगा? एक तो दोस्तों हमारा CO बनेगा प्लस Zn बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक बताइए दोस्तों, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ तो जिंक के पास जिंक ऑक्साइड था, यहाँ खाली जिंक पता, तो कमी आई नहीं आई, तो जब भी कमी आएगी उसका क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे दोस्तों? अपचयन। लेकिन यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा हमारा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि अपचयन और ऑक्सीकरण, अब मत भूलना कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या क्या होता है। आई होप कि आप नहीं भूलेंगे इसे, ऑक्सीकरण और अपचयन को आप नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे कार्बन था खाली कार्बन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ तो ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जुड़ा तो ऑक्सीकरण होगा। जिंक ऑक्साइड था खाली जिंक बचा तो बच्चों अपचयन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? दोस्तों अपचयन हुआ है यहाँ। अब दोस्तों देखते हैं सारी ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं हैं जो मैंने आपको करा दी है। अब दोस्तों एक ऑक्सीकरण होता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, क्या कहलाता है? वो भी हमारा दोस्तों ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों इसे देखेंगे अगले पेज पर। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़ लेना, ऑक्सीकरण यानी हाइड्रोजन वाला ऑक्सीकरण है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी जब भी हाइड्रोजन की कमी होगी तो वहाँ क्या कहलाएगा? वहाँ ऑक्सीकरण कहलाएगा। यानी जब भी हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे दोस्तों हम एक अभिक्रिया देखते हैं इसमें। दोस्तों इस वाले पेज पर देख लें अभिक्रिया। जैसे हमारा NaH को बोलते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोजन बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? ये होगा हमारा दोस्तों 2Na+H2 में टूटेगा, 2Na+H2 में टूटेगा। तो दोस्तों यहाँ Na 2 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ Na भी 1 है, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि यहाँ हाइड्रोजन की कमी हुई नहीं है, तो हाइड्रोजन एक था, यहाँ हाइड्रोजन एक में ना, तो हाइड्रोजन की कमी होगी तो क्या कहलाएगी? इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो जब भी हाइड्रोजन की कमी होगी उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन की कमी हुई उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जब भी हाइड्रोजन की कमी होगी उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अब दोस्तों इसी क्रम में एक और अभिक्रियाएं हैं, आप इसको अभिक्रियाओं को ध्यान देंगे, साथ के साथ भी वही पूरी हो जाएगी। जैसे दोस्तों हमारी है अपचयन। अपचयन यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है या वृद्धि होती है, अपचयन कहलाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों। जब भी हाइड्रोजन की कमी होगी ऑक्सीकरण, जब भी हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम अपचयन। हाइड्रोजन की कमी होगी ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसमें क्या लेंगे? अपचयन। यानी जो उनसी अभिक्रिया हम पढ़ गए हैं उसका उल्टा है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक अभिक्रिया कराऊँ, जैसे Ca+H2, तो CaH2 बना, तो दोस्तों CaH2 जुड़ा तो दोस्तों क्या बनेगा? यानी CaH2 हमारा बनेगा। तो दोस्तों नो बताओ हाइड्रोजन की वृद्धि हुई नहीं हुई? भाई हाइड्रोजन की वृद्धि हुई होगी तो क्या हुआ? यह हमारा अपचयन। क्या हुआ दोस्तों? अपचयन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण अपचयन आप ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोजन की वृद्धि होगी अपचयन कहलाएगा, और जब भी हाइड्रोजन की कमी होगी तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि, अगर दोस्तों ऑक्सीजन की वृद्धि हुई होगी तो ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन की कमी तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। इस तरह से दोस्तों हाइड्रोजन की कमी, अगर दोस्तों हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। दोस्तों तीनों पॉइंट नोट करके लिख रहे हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और अगर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे अपचयन। दोस्तों आप ये तीनों पॉइंट याद करके जरूर रखना कि ऑक्सीजन की कमी अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाता है। अब दोस्तों एक यानी ऑक्सीकरण व अपचयन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट और है, हम इसे और देख लेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या यानी ऑक्सीकरण और अपचयन में यानी अंतर है थोड़ा सा। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना ऑक्सीकरण या अपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है। दोस्तों ये अपचयन तो गलत लिख दिया मैंने। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इस तरह से ऑक्सीजन का निकलना या कमी होना अपचयन कहलाता है। तो ये तो दोनों चीज़ हम पढ़ के आ गए दोस्तों। इससे बाद में है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलेगा तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। इस तरह से विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना अपचयन कहलाता है। अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलेंगे या विद्युत धनात्मक तत्व निकलेंगे अपचयन कहेंगे। हाइड्रोजन का निकलना या कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अभी हमने दोस्तों यहाँ करा ना, हाइड्रोजन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। इस तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन के वृद्धि होना अपचयन कहलाता है। दोस्तों इसके बाद की जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, या उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया, संचारण, विखत गतिता। दोस्तों 3-4 टॉपिक और हैं, तो इसमें हमारी एक क्लास और लगेगी दोस्तों, उन्हें हम करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये जो आज का चैप्टर है यानी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। और दोस्तों आप सभी अपने कक्षा 10 और कक्षा 12 की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नई और वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।